हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट लिखना भी ना भूलें। नमस्कार सभी मित्रों के लिए। दोस्तों, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, टॉपिक है शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे हम इकाई शिक्षण विधि, यूनिट टीचिंग मेथड। तो आज ये हमारी तीसरी विधि है और इस विधि के अंतर्गत मुख्य बिंदु ये है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विधि के प्रतिपादक कौन थे, जनक कौन थे। दूसरी बात करेंगे कि इस विधि की परिभाषा प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन कौन सी दी गई थी, इस विधि के प्रकार कितने हैं, इस विधि के शिक्षण सोपान कितने हैं और इस विधि के प्रमुख गुण और दोषों की हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सभी भैया बहन जी हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं आपको बता देता हूं कि जो शिक्षण विधियां हैं इनका साइकोलॉजी के अंतर्गत सबसे बड़ा रोल होता है। 50% सिलेबस जो होता है, याद रखें आप लोग, साइकोलॉजी के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत टीचिंग मेथड्स का होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत अपनी अहम भूमिकाएं निभाती हैं ये शिक्षण विधियाँ। क्यों ना अब हम बिना देर किए हुए प्रत्येक शिक्षण विधि के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक है इकाई शिक्षण विधि। तो इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इन बिंदुओं की हमने बात की, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। चलेगा, सबसे पहले जान लेते हैं कि इकाई शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे, सबसे पहले कब लागू की गई थी। तो देखिएगा, वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक विधि ये मानी जाती है इकाई शिक्षण विधि। और इसके प्रतिपादक की अगर आप बात करें तो याद रखें कौन थे, एच.सी. मॉरिसन साहब थे। देखिए, एच.सी. मॉरिसन यानी हेनरी मॉरिसन ने सन 1956 ईस्वी में सर्वप्रथम पाठ्य योजना तैयार करने के लिए इस विधि को बनाया था और बाद में ये विधि किसके रूप में आई, शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हो गई। इसीलिए इस विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, एच.सी. मॉरिसन साहब माने जाते हैं। कौन है इसके प्रतिपादक, एच.सी. मॉरिसन साहब माने जाते हैं। कन्फर्म याद रख लें, यूनिट टीचिंग मेथड के फादर कौन है, एच.सी. मॉरिसन साहब। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि इस विधि में यानी इकाई शिक्षण विधि में सबसे पहले कौन आए, हार्वर्ड। और उन्होंने जो योजना प्रस्तुत की उसे हार्वर्ड की पंचपदी योजना कहा जाता है। हार्वर्ड की पंचपदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि इकाई शिक्षण विधि में सबसे पहले जो योजना प्रस्तुत की उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, हार्वर्ड की पंचपदी कहा जाता है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इस विधि का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो कब किया गया था, 1920 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। 1920 ईस्वी के अंतर्गत यूनिट टीचिंग मेथड का सबसे पहले प्रयोग सन 1920 ईस्वी में किया गया था। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांट करके यूनिट्स बना ली जाती हैं, यानी इकाइयों के अंतर्गत पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश करके छात्रों के लिए उनका अध्ययन करवाया जाता है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो संपूर्ण सिलेबस होता है उसको खंडों में विभाजित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत यूनिट्स बना ली जाती हैं छोटी छोटी, ताकि बच्चों को पढ़ाने में, प्रकरण को पढ़ाने में आसानी हो जाती है। इस विधि की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें विद्यार्थी गिने चुने हुए प्रश्नों का उत्तर पढ़कर ही परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता, अपितु उसे समग्र पाठ का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। तो क्या बताया इसके अंतर्गत कि विद्यार्थी जो होते हैं, जैसे एग्ज़ाम जब लगता है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचर से पूछ लिए जाते हैं और उनको पढ़ करके परीक्षा देने जाता है तो काफ़ी विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। ऐसा इस विधि के अंतर्गत नहीं माना गया है। यह विधि मानती है कि यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो इस विधि में जितने भी पाठ्यक्रम के यूनिट्स बनाए जाते हैं, विभाग बनाए जाते हैं, खंडों में विभाजित किया जाता है, उन सभी खंडों को आपको एक बार पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग अपनी सफलता हासिल कर सकते हो। इस विधि को समझने से पहले हमें इकाई का
अर्थ जान लेना चाहिए। इकाई का अर्थ होता है खंडों में विभाजित करना। क्लियर? ऐसा इकाई जो है एक ऐसा शैक्षणिक साधन है जो छात्रों को सीखने संबंधी क्रियाओं में शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त रखता है और उन्हें एक नई परिस्थितियों के साथ में समायोजन कर सकने के योग्य बनाता है। कौन सी विधि? यूनिट टीचिंग मेथड बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से बिजी रखती है और एक नई परिस्थिति के साथ में समायोजन करने के लिए योग्य बना देती है। अब प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के द्वारा इस विधि की काफ़ी डेफिनेशन दी गई थी, परिभाषाएं दी गई थी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मॉरिसन साहब, H.C. मॉरिसन साहब, जो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। उन्होंने क्या परिभाषा दी है देखिए। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? H.C. मॉरिसन साहब ने दी थी कि इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। उसके बाद थॉमस एम रिस्क के द्वारा भी परिभाषा बताई गई और कहा उन्होंने कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रिया का अध्ययन करती है। कौन सी विधि? यह इकाई विधि किसी भी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रिया का क्या करती है? अध्ययन करती है पूरी तरीके से। ये परिभाषा किन्होंने दी? थॉमस एम रिस्क के द्वारा। उसके बाद में आते हैं हेनरी हैरप। हेनरी हैरप क्या कहते हैं कि इकाई किसी भी विषय का बड़ा उपविभाग होता है। इकाई किसी विषय का बड़ा उपभाग होता है जिसका कोई मूलभूत सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ऐसे ढंग से नियोजित किया जाता है जिससे कि उन्हें विषय के आवश्यक तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाए। ये किस पर बात करती है? ये सिद्धांत के अनुसार पूर्ण नियोजित ढंग से पढ़ने के लिए विद्यार्थी को क्या करवाते हैं? अवगत करवाते हैं, ताकि विद्यार्थी को उस प्रकरण से संबंधित प्रत्येक तत्व का क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर माथुर साहब और क्या कहते हैं कि इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। क्या कहा उन्होंने? कि इकाई का अर्थ होता है वास्तव में अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। ये डॉक्टर माथुर के अनुसार परिभाषा है इकाई विधि की। उसके बाद में आते हैं बेसले तथा रॉन्स्की साहब और वो कहते हैं कि इकाई सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण अनुशीलनों को प्रभावित करने हेतु बनाई गई सूचनाओं तथा अनुभवों की एक संगठित व्यवस्था है। क्या है? संगठित व्यवस्था है। किसकी? सूचनाओं और अनुभवों की। किसके लिए? अपने महत्वपूर्ण अनुशीलनों को प्रभावित करने के लिए। ये किन्होंने कहा? बेसले रॉन्स्की ने कहा कि इकाई सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण अनुशीलनों को प्रभावित करने हेतु बनाई गई सूचनाओं तथा अनुभवों की एक संगठित व्यवस्था है। क्लियर? आगे बताया था सीबी गुड के अनुसार। अब कौन आते हैं? सीबी गुड साहब आते हैं और उन्होंने बताया कि इकाई किसी पाठ्यक्रम, किसी पाठ्यवस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं तथा विज्ञानों का और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का क्या है? प्रमुख उपविभाजन मानी जाती है। प्रमुख उपविभाजन है क्या? इकाई शिक्षण विधि। किसका उपविभाजन है? पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विशेष क्षेत्र, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं और विज्ञानों का, और खास तौर से किसका है? सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उपविभाजन क्षेत्र मानी जाती है। किसके अनुसार? सीबी गुड के अनुसार। उसके बाद में आते हैं बॉसिंग साहब। बॉसिंग के अनुसार इकाई अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं का एक व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होने पर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है और उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है जिनके फलस्वरूप उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो जाता है।
उसके बाद में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा बताई गई कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। किसने बताया? एनसीईआरटी। सिलेबस के अनुसार क्या दिया है कि इकाई जो है एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। अब पढ़ेंगे हम इस पॉइंट में आगे इकाई के प्रकार क्या है, इकाई जो शिक्षण विधि है इसके प्रकार कितने हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इकाई शिक्षण के बारे में। तो देखिएगा, किसी भी इकाई के ज्ञान के साधन, अध्यापन, सहायक सामग्री, उद्देश्य, मूल्य व उपलब्धियां, सौंदर्य प्रक्रिया, अनुभव आदि अनेक पहलू होते। किसके? इकाई के ज्ञान के। किसी एक इकाई में किसी एक पहलू पर बल दिया जाता है तो दूसरी में किसी अन्य पहलू पर बल दिया जाता है। इकाई में जिस पहलू पर बल दिया जाता है वह इकाई वैसी ही कहलाती है। यदि इकाई में ज्ञानार्जन पर बल दिया जाता है तो इकाई कौन सी कहलाएगी? ज्ञानात्मक। और यदि इकाई के अंतर्गत अनुभवों की अधिकता पर ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो इकाई कौन सी कहलाएगी? अनुभवात्मक इकाई कहलाएगी। अनुभवात्मक इकाई कहलाएगी। ये चीज याद रखें। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी साधनात्मक इकाई। इकाई का पहला प्रकार है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है साधनात्मक, दूसरी अनुभवात्मक। तो साधनात्मक इकाई क्या होती है देखिए जरा। साधनात्मक इकाई किसी बड़े पाठ से संबंधित शैक्षणिक सामग्री तथा क्रियाओं का संग्रह है। साधनात्मक इकाई का निर्माण शिक्षक समूह तथा शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। इसके निर्माण में पाठ्यक्रम निर्माताओं, शिक्षा विभाग, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की सहायता ली जा सकती। किसमें? इस विधि के अंतर्गत। इनका निर्माण छात्रों के किसी एक विशेष समूह या समूह विशेष के लिए नहीं किया जाता, वरन यह तो एक विशेष स्तर के समस्त छात्रों तथा समस्त विद्यालयों के लिए बनाई जाती है और निर्माण के उपरांत इसे मुद्रित करके बाजार में बेचा जाता है। इसमें किसी एक स्तर पर विषय की किसी एक की शैक्षिक व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा एवं विषय वस्तु दी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली भाग इकाई हुई। अब दूसरी में बात करते हैं हम अध्यापनात्मक इकाई। दूसरा भाग बताया कि साधनात्मक इकाई छात्रों के किसी विशिष्ट समूह के लिए नहीं बनाई जाती, किंतु अध्यापनात्मक इकाई का निर्माण अध्यापक के द्वारा छात्रों के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए किया जाता है। ये अंतर है, यहाँ समझ लें अच्छी तरीके से कि जो साधनात्मक इकाई है उसका निर्माण विशिष्ट समूह के लिए नहीं होता, बल्कि किसका होता है? अध्यापनात्मक इकाई का विशिष्ट वर्ग के लिए उपयोग किया जाता है। और किसके द्वारा बनाई जाती है? ये अध्यापकों के द्वारा बनाई जाती है। इसके निर्माण में अध्यापक साधनात्मक इकाई की पूरी सहायता लेता है और अध्यापनात्मक इकाई साधनात्मक इकाई के आधारों से पृथक नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है अध्यापनात्मक इकाई में साधनात्मक इकाई का पूरा भाग। साधनात्मक इकाई पर्याप्त मात्रा में अध्यापनात्मक इकाई को प्रभावित करती है। जहां तक अध्यापनात्मक इकाई की रूपरेखा का प्रश्न है, वह साधनात्मक इकाई के समान ही होती है। ये हमारे दो प्रकार होने के पश्चात में इसके सोपानों की बात करते हैं। और ये सोपान किसने दिए थे? शिक्षा शास्त्री रिस्क के अनुसार इस विधि के जो 3 सोपान हैं मनोवैज्ञानिक, पहला है हमारा प्रस्तावना, दूसरा है विकास और तीसरा है पूर्ति। ये 3 इसके सोपान हैं, आप लोग याद रख लें। किसके अनुसार हैं? रिस्क साहब के अनुसार। ये एक शिक्षा शास्त्री थे। अब बात करते हैं आगे। इसको कुछ विभाजित खंडों में किया गया था कि हर्बर्ट स्पेंसर साहब आई और उन्होंने इसे 5 भागों में विभाजित कर दिया। यह 5 भाग दैनिक पाठ योजना के चरण माने जाते हैं। याद रख लें आप लोग, दैनिक पाठ योजना के चरण 5 माने जाते हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने विभाजित किए थे।
उसके बाद में मॉरिसन साहब ने भी इकाई विधि को 7 भागों में बांट दिया। इन्होंने कितने में बांटा? 7 भागों में। इकाई विधि का अर्थ एक ज्ञान के समूह से होता है, आप लोग ये याद रख लें, ये नोट में लिख लें, जिसका अध्यापन संबंधित अध्यापक के द्वारा कराया जाता है और यह गेस्टाल्टवाद से पूरी तरीके से प्रभावित है, जिसे ज्ञान के एकीकृत बिंदुओं पर प्रकाशित डाला जाता है। याद रखें, इकाई जो शिक्षण विधि है किससे प्रभावित है? पूरी तरीके से गेस्टाल्टवाद से, गेस्टाल्टवाद से। और गेस्टाल्टवाद के आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मनोवैज्ञानिक कौन है गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत? कोहलर, वर्दीमर, लेनिन, ठीक है, और कोफका। ये गेस्टाल्टवाद थ्योरी इन्होंने दी थी सबसे पहले, जिन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से वो दिया था, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था उन्होंने, ठीक है, याद रखें। अब बात करते हैं हम शिक्षण विधि के पद कौन कौन से हैं, कि इकाई शिक्षण विधि जो है इसके पद कौन कौन से हैं। तो ये मॉरिसन साहब ने पद दिए थे और इनके निम्न अनुसार क्रम है, आप लोग क्रम भी याद रखेंगे। पहला आता है पद इसका जांच। कौन सा पद है? पहला जांच। इस शिक्षण पद में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विषय की जांच की जाती है। इसकी विधाएं हैं कौन कौन सी? तो इसमें कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं? पहली चर्चा, दूसरी मौखिक प्रश्न पूछना और तीसरी लिखित प्रश्न देना। तो ये जांच इन तरीकों से की जा सकती है अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी। जांच हो गई। उसके बाद में आती है इकाई प्रस्तुतिकरण। दूसरी कौन सी है? इकाई प्रस्तुतिकरण। और इसके अंतर्गत इकाई के ज्ञान को भाषण, कहानी, प्रश्नोत्तर, नाटकीकरण आदि जैसी विधि अथवा विधाओं के द्वारा सहायक सामग्री के माध्यम से व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है, छात्र प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है, इकाई प्रस्तुतिकरण में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आत्मीकरण। तीसरा पद कौन सा है? आत्मीकरण। बालकों ने जो कुछ भी पढ़ा उसे स्व अध्ययन के लिए चर्चा, अभ्यास, प्रयोगशाला अध्ययन आदि विधियों को इसमें अपनाया जाता है। किसमें? आत्मीकरण के अंतर्गत। उसके बाद चौथा पद आता है सुव्यवस्थीकरण। एक बार सभी विद्यार्थी जरा वीडियो को लाइक करेंगे, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप लोग एक लाइक कर दें, आपके एक लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो सुव्यवस्थीकरण के अंतर्गत बताया कि बालकों के विचारों को क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए पढ़ाई गई एक विषय वस्तु पर क्या करवाया जाता है? लेख तैयार करवाया जाता है। किसमें? सुव्यवस्थीकरण पद के अंतर्गत। किस लिए? कि ताकि बच्चे अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बनाए रखें, इसलिए उस विषय वस्तु पर एक लेख तैयार किया जाता है, एक पैराग्राफ बनवाया जाता है। उसके बाद पांचवा पद आता है हमारा सामाजिक अभिव्यक्तिकरण। इसमें बालक पढ़ी हुई इकाई के ज्ञान को कक्षा के सम्मुख रखता है और सभी छात्र उस पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और चर्चा के पश्चात में जो आवश्यक सुधार करके पुनः क्या करवाया जाता है? लेख लिखवाया जाता है, पुनः सुधार किया जाता है कि बच्चे ने कहाँ पे गड़बड़ी की है। ये सामाजिक अभिव्यक्तिकरण के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं इस विधि के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी है कि इस विधि के द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है और शिक्षण करवाया जाता है, जिसमें बच्चे विषय वस्तु को जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। किसके अंतर्गत? इकाई विधि में। प्रकरण जितना बड़ा होता है तो उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, ताकि बच्चे उस विषय वस्तु को जल्दी से समझ सकें। दूसरा गुण है कि इस विधि के द्वारा प्रत्येक पाठ को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा गुण है कि छात्रों में सहयोग, विनम्रता, नेतृत्व, सहकारिता, धैर्य, सहनशील आदि जैसे गुणों का विकास इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में उत्तरदायी पूर्ण कार्य करने की भावना भी उत्पन्न इस विधि के माध्यम से की जा सकती है। कौन सी विधि? इकाई शिक्षण विधि। और चौथा गुण है इसका
कि इस विधि के द्वारा छात्रों में योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग, सबसे ज्यादा योजना बनाने का गुण किस विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इकाई शिक्षण विधि के द्वारा। अगला गुण है कि यह कक्षा कार्य को अधिक से अभिप्रायुक्त, रोचक तथा सक्रिय बना देती है। कक्षा के कार्य को अभिप्रायुक्त, रोचक तथा सक्रिय बनाती है। कौन सी? इकाई शिक्षण विधि। इस विधि के द्वारा छात्रों में स्व अध्याय की आदत का निर्माण किया जा सकता है। सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा काम है कि इकाई शिक्षण विधि के द्वारा बच्चों में पढ़ने की लत लग जाती है। स्व अध्याय की, सेल्फ स्टडी का गुण विकसित हो जाता है, एक हैबिट आ जाती है बच्चे के अंतर्गत कि वो अपने आप ही पढ़ने लग जाता है। आगे, यह विधि विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों का निर्माण प्रदान करती है। पारिस्थितिक परिस्थितियां बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करती है विधि, क्योंकि बच्चा स्व अध्याय कार्य करेगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी डेवलपमेंट होने लगेगा। अगला गुण है कि यह विधि छात्रों में पूरक सामग्री के प्रयोग की भावना को बढ़ाती है। जैसे कोई सामग्री हमने पिछली विधि के अंतर्गत काम में ली, तो इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाएगा? तो पूर्ववत शिक्षण सामग्री की जो शिक्षण विधि की सामग्रियां वो इस विधि के अंतर्गत भी उपयुक्त की जा सकती है, यानी पूरक सामग्री का उपयोग करना सीख जाता है बच्चा। अगला गुण है कि इस विधि में छात्र योजना विधि और समस्या विधि की तरह क्रियाशील रहते हैं। छात्र योजना विधि एक तो, और एक समस्या विधि, ये दो विधियां हैं, उनकी तरह भी इकाई शिक्षण विधि के अंतर्गत विद्यार्थी क्या रहता है? एक्टिव रहता है पूरी तरीके से। और इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि प्रकरण ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। छात्र की हैसियत के अनुसार उसको प्रकरण को बांटा जाता है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम डिफिक्ट्स। इसके दोष क्या क्या है, इसकी सीमाएं क्या क्या है, इस विधि की लिमिट्स क्या है? तो देखिएगा, पहली लिमिट्स क्या है इसकी। पहला दोष, पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन कार्य है। सबसे बड़ी कमजोरी है इस विधि की कि भाई टाइम पर अपना सिलेबस नहीं हो पाता, क्योंकि एक प्रकरण को, एक अध्याय को काफी यूनिट्स में विभाजित कर दिया जाता है। इस वजह से प्रकरण या विषय सामग्री से संबंधित विभिन्न इकाइयों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता है या अंतःक्रमकता का अभाव हो जाता है। दूसरी कमजोरी है कि इसमें विभिन्न इकाइयों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता और अंतःक्रमकता, यानी कि इसके अंतर्गत जो यूनिट्स होती हैं, बांटी जाती हैं, उनका क्रम फिक्स नहीं रहता। बच्चे ने इस यूनिट्स का सॉल्यूशन कर लिया लेकिन दूसरी का नहीं कर पाए, तो क्रमबद्धता नहीं हो पाती इस विधि के अंतर्गत। इसका सबसे बड़ी अभाव होता है। उसके बाद तीसरी कमजोरी है, सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता, कि जो भाई प्रकरण में कठिन टॉपिक्स लगता है सिर्फ उसी का डिवाइडेशन किया जाता है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए कहाँ तक कर पाएगा प्रकरण का विभाजन? एक लिमिट होती है उस चीज की, इसलिए प्रत्येक चीज को विभक्त करके अध्यापक छात्र को नहीं पढ़ा सकता। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हमने आपको यूनिट टीचिंग मेथड के बारे में बताया। तो सभी दोस्त एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए क्या वीडियो पसंद आया या नहीं आया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे ज़्यादा। और यदि आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, और हमारा टेलीग्राम लिंक ये है जो आपको दिया गया है। और खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग रीट के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अच्छा मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी खुश होंगे। ये मेरी ऐसी कामना है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, मैं बलबीर सिंह खुराना करौली से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी दोस्त
लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दिल की बात को हमारे साथ शेयर करना सीखे दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।